नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आपका दिव्य ड्रीम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो अधूरी रह गई थी, लेकिन मुझे उसको अपलोड इसलिए करना पड़ा कि कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे कि कैसे भी करके सर जो भी बन पाई है उसको ही अपलोड कर दो, तो मैंने उसको थोड़ा सा अपलोड कर दिया था। लेकिन उससे आगे बात हम आज करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, हम बात कर रहे थे श्वसन के पथ के बारे में और जिनके सारे पार्ट्स हमने धीरे धीरे करके पढ़ लिए थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अब तक बन चुका है मेरे दोस्तों। 2 वीडियो बना चुके हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। अब तीसरी वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीट श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया श्वसन की क्या हो सकती है, कैसे कैसे हमारी सांस वातावरण से हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर के अंदर जाते जाते कोशिकाओं तक पहुंचकर ग्लूकोज को तोड़कर हमको ऊर्जा प्रदान करती है, वो सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज मेरी क्लास के साथ बने रहिए और अगर आपको कुछ चैनल में दम लग रही हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो देखिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, क्या मैं एक श्वसन के अंतर्गत अच्छा सा टॉपिक लेने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। आप बिल्कुल ध्यान फरमाइएगा इधर। तो टॉपिक का नाम है मेरे दोस्तों श्वसन तंत्र की प्रक्रिया। इसकी प्रोसेस जो है मेरे भाई, मेरे लाल, इसकी जो प्रोसेस है श्वसन तंत्र की कितने चरणों में पूरी होती है, कैसे कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया है उसको अपन 4 चरणों में पढ़ेंगे। 4 चरणों में हम इस श्वसन की प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझा। अब 4 चरण कौन से हो सकते हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला चरण होगा मेरे भाई बाह्य श्वसन। दूसरा होगा मेरे भाई परिवहन। तीसरा होगा आंतरिक श्वसन। और चौथे नंबर पाएगा कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों, इस तरीके से हमको ये 4 चरण पढ़ने हैं और जैसे ये 4 चरण कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा पूरा श्वसन तंत्र कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे हमारी O2 वातावरण के अंदर, वातावरण से शरीर के अंदर जाती है, या फिर हम बात करें कि CO2 का हमारे शरीर से बाहर निकलना, वो सारी चीज़ों के बारे में हम अब इस पे आके डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए, मैं क्या बता रहा था कि श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो है वो 4 चरणों में पूरी होगी। और 4 चरण कौन से? पहला तो है बाह्य श्वसन, दूसरा है परिवहन, तीसरा है आंतरिक श्वसन और चौथा कौन सा है? कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पहले टॉप पॉइंट को। तो पहला पॉइंट है मेरे भाई बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत क्या होगा उस चीज़ को अपन समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाह्य श्वसन में, बाह्य से आपको पता चल रहा है कि बहुत श्वसन की प्रक्रिया जो बाहर की तरफ होगी उसको अपन बाह्य श्वसन बोलेंगे। कहने का मतलब मेरा यही है मेरे दोस्तों कि गैसों का वातावरण से शरीर के अंदर जाना, शरीर के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। O2 है, O2 का वातावरण से हमारे शरीर के अंदर जाना। सम्मातन की बात मैंने आपको बताई थी, पहली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो सम्मातन में गैसों को अंदर लेना और बाहर निकालना ही सम्मातन कहला रहा था। तो सांसों को जैसे ही अंदर लेंगे हम, O2 को जैसे ही अंदर लेंगे वातावरण से, तो उसको अपन पहले चरण में पढ़ते हैं कि बाह्य श्वसन में गैसों का वातावरण से शरीर के अंदर जाना ही बाह्य श्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट चरण की।
नेक्स्ट चरण मैंने बताया था दोस्तों परिवहन। परिवहन बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है भाई, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। परिवहन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। परिवहन से आप समझ पा रहे होगे, सबने हिंदी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में भी हम जानते हैं, 10वीं तक पढ़ा है, 11वीं 12वीं में भी रहता है हिंदी। तो हिंदी में हमने परिवहन का अर्थ अगर हम समझ पाएँ तो एक आवागमन से हो रहा है, मतलब किसी को हम ले जा रहे हैं, जैसे हम बैठ गए किसी बस में, तो वो एक तरीके से हमारा परिवहन ही तो हो रहा है। अरे हाँ कि ना, हो रहा है। तो परिवहन ऐसे ही इसमें अगर हम बात करें तो परिवहन का मतलब श्वसन तंत्र में किससे हो सकता है भला? हम समझ पा रहे होंगे कि परिवहन में तो श्वसन, परिवहन की बात करें तो श्वसन तंत्र में दो ही चीज़ें काम आ रही हैं, O2 ली जा रही है और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो देखो कैसे कि O2 का शरीर के अंदर जाना और CO2 का शरीर से बाहर निकलना, ये चीज़ होगी परिवहन के अंतर्गत। लेकिन इन सबको कौन कौन लेके जाएगा शरीर के अंदर और कौन कौन इनको बाहर निकालेगा शरीर से बाहर, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी वो देखते हैं। तो O2 को हम अगर एक सांस में ले रहे हैं तो इसका 97% जो भाग है, ध्यान समझना ये क्वेश्चन आते हैं, 97% भाग जो O2 का है वो लेके जाएगी RBC, और RBC में भी होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो O2 का 97% भाग लेके जाएगा। क्लियर है? ओके। बाकी का भाई बचा कुचा जो 3% है वो कौन लेके जाएगा? तो 3% भाग को मेरे भाई लेके जाएगा प्लाज्मा। कौन लेके जाएगा? प्लाज्मा। ब्लड में मिलते हैं दोनों चीज़ें, हम पढ़ाएंगे भी हर्ट के अंतर्गत कि प्लाज्मा क्या होती है, RBC क्या होती है, वो सारी चीज़ों पे बात अगर नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे। तो RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन है वो 97 पार्ट ले जा रहा है O2 का, और 3% जो बचा कुचा भाग है वो कौन लेके जा रही है? प्लाज्मा। अब बात करें अपन CO2 की, तो CO2 की अगर हम बात करें तो भाई CO2 को भी तो बाहर निकालेगा कोई, तो CO2 को भी बाहर निकाल देते हैं। तो देखो कौन निकालेगा? तो 20 से 25% जो भाग है, 20 से 25% जो भाग है CO2 का, वो निकाला जाएगा RBC के द्वारा। किसके द्वारा? RBC के द्वारा। और अगर हम बात करें बाकी का 70% जो भाग है वो CO2 का निकाला जाएगा बाइकार्बोनेट के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, ध्यान फरमाना, एक्टिव रहिए थोड़ा सा और वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस क्रियाविधि को मैं इतने शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। पूरी 3 वीडियो बनाई हैं श्वसन तंत्र के अंतर्गत, पूरी वीडियो देखना, बाहर कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका विश्वास बना के रखिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो 70% जो भाग है वो बाइकार्बोनेट के द्वारा लेके आ रहा है, और बाकी का बचा कुचा जो 7% भाग है मेरे भाई वो लेके आएगी क्या? प्लाज्मा। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। परिवहन का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि O2 और CO2 को निकालने और बाहर ले जाने के लिए जो काम साधन आ रहे हैं उन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो O2 का 97% भाग जो लेके जा रहा है वो RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन, 3% भाग प्लाज्मा लेके जा रही है, और बाकी का CO2 की बात करें तो 20 से 25% RBC बाहर निकालेगी, और 70% बाइकार्बोनेट लेके आएगा, और 7% कौन लेके आएगा? प्लाज्मा। तो इस तरीके से हमारी परिवहन की बात होती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट चरण की। तो तीसरे नंबर का जो चरण होता है वो था हमारा आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन की अगर हम बात करें तो आंतरिक श्वसन क्या होता है उस चीज़ पे देखना क्या कि देखो ये तो है रक्त, ब्लड जिसे बोलते हैं। रक्त में जो घुली हुई O2 है, रक्त में जो घुली हुई O2 है, रक्त O2 को लेके आ रहा है मेरे भाई, O2 को जोड़ के लेके आ रहा है रक्त, और रक्त का O2 को कहाँ तक पहुँचाना? ऊतकों तक पहुँचाना ही क्या कहलाएगा? आंतरिक श्वसन। समझ पा रहे होगे, रक्त में उपस्थित जो O2 है
उसको आरबीसी लेके जा रही, रक्त में दोनों चीज़ें मिल रही थी, रक्त में प्लाज्मा भी मिल रहा था, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन भी मिल रहा था। वो दोनों ही चीज़ें O2 को लेके आ रही हैं बांधकर रक्त के द्वारा। तो वो रक्त जो है वो O2 को कहाँ पहुँचाने लग रहा है, ऊतकों तक। और ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, आपको पता ही है। तो ऊतकों तक O2 का रक्त के माध्यम से पहुँचना ही क्या कहला रहा है, आंतरिक श्वसन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट चरण की। जो लास्ट चरण है हमारा वो है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन की अगर हम बात करें तो इसको और समझना मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखिए क्या कोशिकीय श्वसन में क्या होगा, अब ऊतकों तक O2 आ गई, अब ऊतकों से कहाँ पे जाएगी, कोशिका में। अब कोशिका में तो पड़ा हुआ है मेरे भाई क्या, अरे क्या पड़ा हुआ है बताओ, कोशिका में तो ग्लूकोज पड़ा हुआ है। और ग्लूकोज पड़ा हुआ है कोशिका में, तो पहली वीडियो आप जाके देखना, उसमें मैंने बता दिया है और अब बता रहा हूँ। देखो क्या कि कोशिकीय श्वसन की बात करें तो O2 है और O2 जो है वो जाएगी कोशिका के अंदर। और मेरे भाई कोशिका के अंदर पड़ा हुआ है क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जैसे ही कोशिका के अंदर पड़ा हुआ है, O2 ग्लूकोज के पास, O2 ग्लूकोज के पास, और एक अपक्रिया करने लग गई। C6H बार है O6 प्लस O2 से जैसे ही इसने मेल मिलाप किया तो मेल मिलाप करने से इसमें बन गए भैया H2O और प्लस CO2 और प्लस बन गई क्या, ATP। क्या बन गई, ATP। मेल मिलाप जैसे ही O2 ने ग्लूकोज के साथ किया है तो बन गई क्या, H2O CO2 और ATP। और ATP जैसे ही बनी तो हमें ऊर्जा मिल गई मेरे भाई। वीडियो मैंने पहली डाली थी, उसमें मैंने सारी बातें इस चीज़ में बताई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोशिकीय श्वसन में O2 का कोशिकाओं तक पहुंचना और कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज के साथ अपक्रिया करके H2O CO2 और ATP बनाना ही क्या कहलाएगा, कोशिकीय श्वसन। अब देखिए दोस्तों, हमने चारों चरण बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब चारों चरण की प्रक्रिया हम देख पा रहे थे कि भाई कोशिका तक जो O2 है वो पहुंच रही थी। सबसे पहले बाह्य वातावरण से हमारे शरीर के अंदर आ रही थी और शरीर के अंदर आने से फिर परिवहन हो रहा था, उसको रक्त में उपस्थित आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन प्लस प्लाज्मा उसको लेके जा रहे थे। फिर उसको CO2 को बाहर निकाल रहे थे, बहुत सारे पार्ट्स मैंने आपको बताया था अभी। और फिर वो एंड में आके ऊतकों से होते हुए कोशिका में पहुंच रही थी। और कोशिका में पहुंचते पहुंचते वहाँ पे पड़ा हुआ था क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को उसने तोड़ दिया और ग्लूकोज के साथ अपक्रिया कर ली और अपक्रिया करने के बाद में बना दिया क्या, H2O CO2 और ATP। तो यूं करके हमारी ये प्रोसेस पूरी होती है 4 चरणों में। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया है, मैंने ये जो चित्र बनाया है ना, इस चित्र का भी तो कुछ महत्व होगा। ये लगातार बनाए जा रहा हूँ। तो इस चित्र को हम अब समझेंगे। तो इसकी प्रोसेस को हम 2 चरणों में समझने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाइए कि भाई श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मैं आपको 2 भागों में बांट के बता रहा हूँ। 2 भागों में बांट कर बता रहा हूँ। और वो 2 भाग क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई, उस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो भाग होता है अंत्य श्वसन, सबने सुना होगा। और एक होता है बाह्य श्वसन। दोनों में मैं अभी अंतर करके ही बताऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो एक तो होता है अंत्य श्वसन और दूसरा होता है बाह्य श्वसन। तो अंत्य श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। इन सब चीज़ में टाइमिंग कितनी लगती है, इन सब चीज़ में बात करेंगे। तो देखिए श्वसन तंत्र में हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम 2 भागों को पढ़ने लग रहे हैं।
पहला भाग तो है अंतः श्वसन और दूसरा है बाह्य श्वसन। ये होता क्या है मेरे दोस्तों, देखिए मैं एक सांस ले रहा हूँ, देखो, और फिर मैं सांस को छोड़ रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया अगर हम नॉर्मल करें, इस पर ध्यान नहीं दें और नॉर्मल हमारी जो चल रही है सांस का आना और सांस का जाना, तो इस सारी प्रोसेस में 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो 5 सेकंड का टाइम पूरी प्रक्रिया में लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सांस को अंदर लेना और उसी सांस को फिर कोशिकाओं तक पहुंचते पहुंचते फिर वापस CO2 को छोड़ना, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो कितने सेकंड में होगी? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 में। अगर हम बात करें 5 सेकंड में से अंतः श्वसन को मिलती है 2 सेकंड और बाह्य श्वसन को मिलती है कितनी? 3 सेकंड। तो 2 और 3 मिलके कितनी हो जाएगी? 5। तो कहने का क्या मतलब है भाई, हम तो सोच ही नहीं पा रहे, क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 सेकंड तो मुझे सांस को अंदर लेने में लगेगा और 3 सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही मैं देखो सांस ले रहा हूँ 2 सेकंड हो गए और छोड़ रहा हूँ तो 3 सेकंड हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 5 सेकंड। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में हम देख पा रहे हैं कि श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो है वो कितने सेकंड में पूरी होती है? 5 सेकंड में। अब हम बात करते हैं कि ये अंतः श्वसन क्या होता है और बाह्य श्वसन क्या होता है। तो देखिए, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि अंतः श्वसन में क्या होगा, कि अंतः श्वसन में जो अंतरापरशुक पेशियां हैं ये फेफड़ों के अंतर्गत पाई जाती है मेरे भाई। अंतरापरशुक जो पेशियां हैं वो फेफड़ों के अंतर्गत पाई जाएगी और अंतरापरशुक पेशियों में अंतः श्वसन के अंतर्गत क्या होगा? संकुचन। क्या होगा भाई? संकुचन। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। एक एक चीज़ इतनी अच्छी समझा दूंगा कि आप विश्वास करोगे कि यार हाँ मज़ा आ गया। बस पहली बार हम पढ़ रहे हैं कि यार हाँ चीज़ें क्लियर हो गई। आर्ट्स वालों के लिए बहुत भयानक चीज़ होती हैं ये, इनको देख के वो भागते हैं तो कोस दूर। लेकिन मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे समझा दिए हूँ। तो इन चीज़ों को भी मैं बहुत आसानी से समझाऊँ। बहुत बड़ी चीज़ें हैं लेकिन मैं इनको इतने हल्के से, इतने सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आए। तो देखिए, अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन हो रहा है अंतः श्वसन के वक्त। अंतः श्वसन का मतलब है कि सांस को जब हम अंदर ले रहे हैं तो सांस को जैसे ही हमने अंदर लिया तो 2 सेकंड का टाइम लगा। तो जैसे ही सांस को अंदर लिया तो अंतरापरशुक जो पेशियाँ हैं, देखो ये अंतरापरशुक पेशियाँ हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सभी अंतरापरशुक पेशियाँ हैं। इनमें क्या होगा? संकुचन होगा। और जैसे ही संकुचन होगा तो हमारी वक्ष गुहा का, तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? तो हमारी वक्ष गुहा आगे की ओर बढ़ जाएगी। आगे की ओर बढ़ जाएगी का मतलब देखो क्या, मैं बताता हूं। अंतरापरशुक पेशियों में जैसे ही संकुचन हुआ तो हमारी सांस को लेते वक्त वक्ष गुहा आगे की ओर बढ़ती है। देखो कैसे, देखो मैं सांस ले रहा हूँ, ये हमारी वक्ष गुहा है तो आगे की ओर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। और जैसे ही वक्ष गुहा आगे की ओर बढ़ेगी तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ेगा। अरे क्या होगा भाई? बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब फेफड़ों के अंदर जगह ज़्यादा हो जाएगी, जैसे हम यूँ कर रहे हैं, जगह ज़्यादा हो गई और जैसी जगह ज़्यादा हुई तो आयतन तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। अरे हाँ कि ना, आयतन ज़्यादा हो गया। आयतन का मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है एक भार से हम समझ सकते हैं। हम वायु को अंदर ले रहे हैं तो एक वजन तो है ही, और जब वजन है तो वो थोड़ा सा आयतन बढ़ाएगी अंदर जाके। तो आयतन बढ़ गया और जैसे ही आयतन बढ़ा तो चौथा अगर हम पॉइंट पढ़े तो दाब में क्या आ जाएगी? कमी। तो दाब घटेगा। दाब क्या होगा? घटेगा। और जब दाब घटेगा तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सांद्रता भी क्या होगी भाई? घटेगी। अब इन चीज़ों को कैसे समझें भाई भला? हमारे तो दूर दूर तक संपर्क में नहीं है ये चीज़ें, तो कि भाई वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है तो यार ये दाब कैसे घट गया, यार ये सांद्रता कैसे घट गई?
इन चीज़ों को हम कहाँ से समझें? अरे चिंता मत करिए, देखो इधर मैं थोड़ी सी फिजिक्स की हेल्प लूँगा और फिजिक्स की हेल्प लेते ही आप झटके समझ जाओगे कि ये होती क्या है। तो देखो इधर मैं समझा देता हूँ इसको। तो देखो अगर हम बात करें सांद्रता जो होती है ना, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और लीटर जो मात्रक होता है वो आयतन का होता है, आपको पता है। तो क्या समझे हम? देखो आयतन नीचे है, सांद्रता ऊपर है, तो दोनों ही क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर हम आयतन को बढ़ाएंगे तो सांद्रता ऑब्वियस सी बात है कम होगी, और अगर हम आयतन को घटाएंगे तो सांद्रता ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करें दाब की, तो देखो एक फेज के अंतर्गत एक फॉर्मूला चलता है कि PV बराबर nRT। चलता ही नहीं चलता, पढ़ा होगा 10 में आता है। P बराबर nRT की बात करें तो P का मतलब होता है दाब, क्योंकि हमारी सांद्रता और आयतन की तो बात हो गई, लेकिन दाब रह गया था, तो दाब को हम इस तरीके से समझेंगे। तो P होता है दाब, और अगर हम B को इधर लेके जाएं तो ये N/B हो जाएगा, और RT ये जो है ये बताता है हमें सांद्रता के बारे में। यही है, देखो ये इसका बेसिक पॉइंट है और ये इसके मात्रक हैं, बस चीज़ें वही हैं। तो P बराबर, इसको अपन ऐसे भी लिखते, ये हमने समीकरण खूब पढ़ा होगा कि P बराबर CRT, 10वीं में खूब पढ़ा, याद आ जाएगा आपको। P बराबर CRT, तो कहने का मतलब ये कि जो P है वो सांद्रता के जस्ट कैसी है, समानुपाती, यानी क्या है, बराबर। तो जो दाब है वो बराबर रहेगा सांद्रता की, जो दाब है वो बराबर रहेगा किसके, सांद्रता के, और ये जस्ट कैसा रहेगा, उल्टा। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों यही है कि अगर दाब बढ़ेगा तो सांद्रता भी बढ़ेगी, और अगर दाब घटेगा तो सांद्रता भी घटेगी, लेकिन अगर सांद्रता बढ़ रही है तो आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगी, जस्ट उल्टा है। तो आ जाइए इधर, तो मैंने क्या बताया था, बकचुआ का आयतन बढ़ा तो बढ़ा आयतन, तो सांद्रता आपकी सी बात है घटेगी, और दाब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही ये चीज़ें हुई तो देखिए, जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, दाब घटा, सांद्रता घटी और बकचुआ का आयतन बढ़ा, तो छठे पॉइंट में जो गैस है O2 हम अंदर जो ले रहे हैं, तो O2 अंदर चली जाएगी। O2 कहाँ चली जाएगी, अंदर। और जैसे ही O2 गई अंदर, तो 7वें पॉइंट में जो फेफड़े हैं ना, सॉरी फेफड़ा नहीं, डायफ्राम जो है, डायफ्राम का आकार हो जाएगा चपटा। कैसा हो जाएगा, चपटा। डायफ्राम का आकार हो जाएगा कैसा, चपटा। चपटा होने का मतलब ये है कि अब देखो ये कैसा है, अब इसका आकार है गुंबदाकार, लेकिन जैसे ही O2 इनमें प्रवेश करेगी तो ये फैल जाएंगे, क्योंकि आयतन बढ़ेगा, दाब कम हो जाएगी, तो ये फैल जाएंगे, O2 घुस जाएगी, और जैसे ये फैले तो ये जो है वो जो डायफ्राम है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, चपटा, बिल्कुल सीधा। तो कहने का मतलब ये देखो मैं समझा देता हूँ कि जैसे मान के चलिए, मैं आपको थोड़ी सी इसकी हेल्प लूँगा। जैसे मान के चलिए ये है, ये सीधा हुआ है, ये अभी फ़िलहाल था देखो ऐसे, यूँ यूँ, और जैसे ही सांस आई, फेफड़े ने आकार अपना बढ़ाया, आयतन बढ़ाया, तो जैसे ये सीधा हो जाएगा, देखो यूँ, और यूँ सीधा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये चपटा हो गया। और हम बात करें बाह्य शोषण में, फिर ये दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। चीज़ों को समझ लेना, बिल्कुल दैनिक जीवन से चीज़ें जोड़ रहा हूँ, और टाइटल में भी मैं यही डालता हूँ कि हर चीज़ दैनिक जीवन से ही जोड़ के पढ़ाऊँगा। तो देखो बाह्य शोषण की अगर हम बात करें, अब सांस अंदर चलेगी, अब इसको हम बाहर निकालेंगे। देखो कैसे, अब क्या होगा, पहले पॉइंट में जस्ट अपोजिट ही है कि अंतरापर्शक पेशियां जो है में शिथिलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिथिलन। अंतरापर्शक पेशियों में संकुचन इधर हो रहा है, तो अंतरापर्शक पेशियों में इधर क्या हो जाएगा, शिथिलन। और जैसे ही शिथिलन होगा तो बक्षगुहा, ये तो आप समझ ही जाओगे ना। तो देखो बक्षगुहा अंदर की ओर चली जाएगी। बक्षुआ जैसे अंदर की ओर जाएगी तो तीसरा पॉइंट जो है, तो बक्षुआ का जो आयतन है वो हो जाएगा कम।
और जब आयतन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दाब हो जाएगा क्या, बताओ, बोलो ना। दाब तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बढ़ेगा। और जब दाब बढ़ेगा तो इसकी जो सांद्रता है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब सांद्रता बढ़ेगी तो गैसें बाहर निकल जाएगी। गैसें क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। और जब CO2 बाहर निकल गई तो इसका मतलब है कि डायफ्राम फिर से कैसा हो जाएगा, गुंबदाकार। कैसा हो जाएगा, गुंबदाकार। तो इस तरीके से हमने श्वसन तंत्र के 2 भागों में बांट के हमने इसकी प्रोसेस को पढ़ा। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन को हमने पढ़ा। टोटल जो टाइम लग रहा था वो 5 सेकंड का। अगर हम बात करें अंतः श्वसन 2 सेकंड तो ये 3 सेकंड। अंतः श्वसन की बात करें तो अंतःपार्श्विक पेशियों में संकुचन हो रहा था। अंतःपार्श्विक पेशियों में संकुचन होने से बक्षुआ का आयतन बढ़ रहा था और बक्षुआ आगे की ओर खिसक रही थी, और जिसकी वजह से दाब जो है वो कम हो रहा था। और जब दाब कम हो रहा था तो सांद्रता भी क्या हो रही थी, कम। और जब सांद्रता कम हो रही थी तो गैसें अंदर चली गई, और अंदर जाने से डायफ्राम का आकार जो है वो कैसा हो गया, चपटा। कैसा हो गया, चपटा। कैसा हो गया, चपटा। ठीक है। तो बाह्य श्वसन की अगर हम बात करें तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत अंतःपार्श्विक पेशियों में शिथिलन हो गया साहब, शिथिलन हो गया, सुकड़ गई। और जब शिथिलन हो गया है तो बक्षुआ अंदर की ओर चली गई, और अंदर की ओर चली गई तो उसकी जो आयतन है वो उसमें क्या आ गई, कमी। क्या आ गई, कमी। और जैसे ही कमी आई तो दाब बढ़ा, और दाब बढ़ने से सांद्रता बढ़ी, और सांद्रता बढ़ने से गैसें बाहर की ओर निकल गई। और जैसे ही गैसें बाहर की ओर निकली तो डायफ्राम गुंबदाकार हो गया। कैसा हो गया, गुंबदाकार। तो इस तरीके से हमने इसकी प्रोसेस को पढ़ा। अब बात करते हैं अपन, छोटा सा टॉपिक और है उसकी। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हेडिंग लगाइए। देखो क्या कि श्वसन दर, क्या, रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर। श्वसन दर का मतलब है, कहने का मतलब इसका यही है कि 1 मिनट में सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। क्या मतलब समझे कि श्वसन दर का मतलब हम समझ रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस को अंदर ले रहे हैं और कितनी बार सांस को बाहर निकाल रहे हैं, यही क्या कहलाएगी, श्वसन दर। अब देखते हैं कि ये श्वसन दर वयस्क आदमी में सोते वक्त और वो सारी चीज़ें अपन पढ़े तो कैसे कैसे होती है वो चीज़ समझते हैं। देखो, वयस्क आदमी में जो श्वसन दर है वो रहेगी 14 से 16 बार प्रति मिनट। वयस्क आदमी जो है एक अच्छा खासा, उसकी जो श्वसन दर है यानी 1 मिनट में वो या 14 बार लेगा या फिर 14 से 16 बार के बीच में श्वसन दर उसकी रहेगी, 14 से 16 बार प्रति मिनट। अगर हम बात करें कि यही वयस्क अगर सो जाए, यही वयस्क अगर क्या हो जाए भाई, सो जाए आराम से तकिया लगा के, तो सोते वक्त इसकी जो श्वसन दर है वो हो जाएगी 10 बार प्रति मिनट। और अगर सोते वक्त 10 बार प्रति मिनट है, अगर इसको सोते सोते कुछ ख्याल आ गए मन में और कुछ तूफानी करने की कोशिश करे, घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करे, तो ये करेगा साहब सोते सोते कठोर परिश्रम। और जब कठोर परिश्रम करेगा सांसें ज़्यादा लेगा, और जब सांसें ज़्यादा लेगा तो पसीना और फीसी बातें आएगा। तो सांसें जब ज़्यादा लेगा कठोर परिश्रम के वक्त जो श्वसन दर है वो हो जाएगी फिर इसकी 24 बार प्रति मिनट। जब घटनाओं को अंजाम देगा तो ये काम तो होगा ही, 24 बार प्रति मिनट। और अगर हम बात करें नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु की जो श्वसन दर है वो रहती है 45 बार प्रति मिनट, इसकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है कि कठोर परिश्रम करते समय वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है। तो ऑप्शन कई सारे आएंगे 3-4, और उनमें से एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि 24 बार प्रति मिनट।
तो इस तरीके से हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से अपन इस चीज़ को समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तीनों वीडियो आप जाके देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको पढ़ा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक लहूलुहान वीडियो फिर पेश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।